अब आपको बताते हैं कि जो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत ने, आज वो कहां की है। डिजिटल दुनिया में चीन के अतिक्रमण पर भारत ने आज एक और स्ट्राइक की है। भारत ने चीन के 118 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर आज प्रतिबंध लगा दिया। जिन ऐप्स पर रोक लगी है उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐप्स आप भी इस्तेमाल करते हो। इनमें पबजी, सुपर क्लीनर, हाइड ऐप और वी चैट जैसे ऐप शामिल हैं। ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में सीमा पर जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। चाइनीज ऐप्स को बैन करने की ये तीसरी किश्त है। इससे पहले इसी वर्ष जून में भारत ने पहले 59 ऐप्स बैन किए थे, फिर जुलाई में 47 और ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई और अब भारत में चीन के कुल 224 ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। आज भारत ने चीन के जिन 118 ऐप्स को बैन किया है उनकी पूरी लिस्ट आप डीएनए देखते देखते यहां नोट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी, ताकि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए अपने फोन से। भारत सरकार के अनुसार ये तमाम ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे। इनसे भारत के करोड़ों यूजर्स का गोपनीय डेटा, आपका डेटा लगातार देश से बाहर जा रहा था बिना आपको बताए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन से रिश्ते नहीं बिगड़ते तब भी इन ऐप्स को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। एक आकलन के मुताबिक चीन के ये ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, यानी आप लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए पबजी के दुनिया भर में 56 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 17 करोड़ अकेले भारत में है। यानी पबजी इस्तेमाल करने वाला हर तीसरा व्यक्ति भारतीय है। पबजी ने इस साल जुलाई तक दुनिया भर में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था और इसमें भारत के यूजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह सिर्फ भारत में चाइनीज ऐप्स की कमाई का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अगर भारत के बाजार से चीन के इन ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन का यह सपना अधूरा रह जाएगा। चीन के कानून के मुताबिक सभी कंपनियों को वहां की सरकार के साथ अपना पूरा डेटा शेयर करना होता है, यानी आपका प्राइवेट डेटा चीन की सरकार के हाथ भी लग सकता है जब चाहे तब। और जैसा कि हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं, आने वाले जमाने में वही देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन पाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा। अब युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम या मिसाइलों की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके डेटा का इस्तेमाल करके भी कोई देश किसी दूसरे देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। भारत के मोबाइल ऐप मार्केट में चाइनीज ऐप्स की घुसपैठ पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई थी। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में वर्ष 2017 में टॉप 100 ऐप्स में से, यानी जो टॉप 100 ऐप्स थे उनमें से सिर्फ 18 चाइनीज ऐप थे 2017 में। अगले साल यानी 2018 में टॉप 100 ऐप्स में चाइनीज ऐप्स की संख्या बढ़कर 44 हो गई। हालांकि इस वर्ष 224 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगने के बाद इन आंकड़ों में अब बदलाव आ जाएगा। भारत में सबसे लोकप्रिय चाइनीज ऐप्स में पबजी भी शामिल है और हो सकता है आपके परिवार में भी, आपके जानने वालों में भी बहुत सारे युवा और बच्चे ऐसे होंगे जो पबजी का इस्तेमाल करते होंगे। मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीय लोगों की संख्या 17 करोड़ से ज्यादा है। इस बात की पूरी संभावना है कि आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पबजी तो जरूर खेलता ही होगा, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग गया है। इसे आप डिलीट कर दीजिए। और आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट और एक और साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल द्वारा संचालित है। चीन के सोशल मीडिया ऐप टेंटेन पर भी अब प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2021 तक भारत में इस ऐप के यूजर्स की संख्या 20 करोड़ होने की संभावना थी और यह ऐप एक चाइनीज कंपनी मोमो का है। सुपर क्लीनर ऐप का इस्तेमाल भी भारत में बहुत होता था। यह ऐप आपके मोबाइल फोन की स्पीड बढ़ाने का दावा करता है। भारत में 9 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप पर भी प्रतिबंध लग गया है। इसी तरह यू डिक्शनरी अंग्रेजी शब्दों का मतलब बताने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है। यह ऐप भारत की 15 भाषाओं में काम करता है। भारत में इसके 6 करोड़ यूजर्स हैं और इस पर भी अब प्रतिबंध लग गया है। ऐसा नहीं है कि चीन के सिर्फ मोबाइल फोन ऐप्स ही
यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि मेड इन चाइना मोबाइल फोन्स के जरिए भी चीन लोगों की जासूसी करता है। इसलिए आपको हम ये सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में चीन में बने मोबाइल फोन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप भी चाइनीज मोबाइल फोन बहुत खुश होकर खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं। इनमें फीचर्स तो बाकियों के से ज़्यादा हैं, लेकिन पैसा बाकियों से आधा है, इसलिए बहुत सारे लोग चाइनीज़ फ़ोन खरीदते हैं। चाइनीज़ फ़ोन अगर आपके पास है तो भी चीन उन फ़ोन्स के ज़रिए आपकी जासूसी कर सकता है। चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी पर यह आरोप लगे हैं कि वो दुनिया भर में अपने यूज़र्स का डेटा गुप्त तरीके से चीन को भेजती है। ये आरोप पहले लग चुके हैं। 118 ऐप्स को बैन किया है, तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत की सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है। और वैसे भी जब सरकार ने ये 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा है उसको हम सबल रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। क्यों? क्योंकि आज भारत नहीं चाहता कि भारत एक लीकिंग इकोसिस्टम बन जाए। सबसे बड़ा कारण चाइनीज ऐप बंद करने का यह है कि जो हमारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, उसका लीकेज बहुत ज्यादा था, जो कि हमारे क्रेडेंशियल्स, आप सुनते थे क्रेडिट कार्ड्स हैक हो गए, बैंक अकाउंट्स हैक हो गए, वो सब कहीं ना कहीं 70% उसमें चाइनीज ऐप का ही रोल था। और जहां तक बात है चाइनीज ऐप बंद होने से, डेफिनेटली चाइना को बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकल प्रेशर आएगा, क्योंकि उसके पास से लगभग इंडिया के करोड़ों में जो यूजर्स हैं वो हट जाएंगे। आपको याद होगा जी न्यूज ने जून के महीने में भारत में चीन के सामान के बहिष्कार की एक मुहिम चलाई थी। लगभग 1.5 महीने में जी न्यूज की इस मेड इन इंडिया मुहिम से 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिस्ड कॉल देकर जुड़े थे। आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया था और उसके बाद से ही चीनी सामान के खिलाफ जो एक पूरा माहौल बना है, ये उसके बाद ही बना है, क्योंकि भारतीय लोगों ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा, सुनहरा और शानदार मौका है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में एक तरह का नया राष्ट्रवाद है। आप राष्ट्रवाद आजकल बहुत सुनते होंगे, राष्ट्रवाद शब्द, अंग्रेजी में इसे नेशनलिज्म भी कहते हैं। राष्ट्रवाद, अब ये एक अलग तरह का राष्ट्रवाद आज से शुरू हो रहा है। इसे आप टेक्नोलॉजी का राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। आप इस तरह से समझिए कि दुनिया की 10 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं, उनमें से 5 चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। चीन ने इंटरनेट राष्ट्रवाद के दम पर यह काम किया। भारत के पास भी अब यह मौका आ गया है। चीन के कुल 224 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लग चुकी है। इससे भारतीय कंपनियों के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऐप्स बनाएं और अपनी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास बनाएं। भारत में इस समय 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 70 करोड़ भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ये 50 करोड़ स्मार्टफोन्स और 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। अगर इस बाजार पर भारत की कंपनियों का अगर एक अधिकार आ जाए, भारत की कंपनियों को ये बाजार मिल जाए, तो भारत एक सुपर पावर बन सकता है और भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। किसी भी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि मीडिया में जो कुछ आप देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आप अपनी राय वही सारी चीजों को देखने के बाद बनाते हैं। मोबाइल गेम्स, मोबाइल ऐप्स प्रचार का बहुत सशक्त माध्यम आजकल बन गए हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो फिल्मों का असर आपके दिमाग पर बहुत होता था। टेलीविजन पर जो आप मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं, उसका असर भी आपके दिमाग पर बहुत होता है। और जो इन कार्यक्रमों का, टीवी का, फिल्मों का जो असर आपके ऊपर होता है, इसे कूटनीति की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं। जिस देश की जितनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर होती है, वो देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका आज सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पावर वाला देश है, क्योंकि आप
भारत में रहते हुए भी अमेरिका में बसने के सपने देखते हैं, अमेरिका के सिटीजनशिप लेने के सपने देखते हैं। अमेरिका का वीज़ा लेना आज किसी भी भारतीय के लिए या दुनिया में किसी भी आदमी के लिए एक सपने जैसा है। लोग अमेरिका को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी जो हाथ है उसके पीछे वो है अमेरिका के हॉलीवुड का, क्योंकि जो फिल्में आप देखते हैं अमेरिका के बारे में, हॉलीवुड की अंग्रेजी फिल्में, उन सब फिल्मों में आपको ये बताया जाता है कि अमेरिका सर्वशक्तिशाली देश है। और उन फिल्मों को देखते देखते अब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका ही सुपर पावर है। बच्चे या बड़े जो आजकल वीडियो गेम्स खेलते हैं वो भी इसी सॉफ्ट पावर के एक हथियार की तरह है। अब यह सॉफ्ट पावर फिल्मों से बाहर निकलकर, टीवी से बाहर निकलकर मोबाइल ऐप्स के जरिए आपकी दुनिया में आ गया है। अब यह सॉफ्ट पावर जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनके जरिए आपके जीवन में आ गया है। इसलिए ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ये जो मोबाइल ऐप्स हैं, इनकी सोच मोबाइल वीडियो गेम से के जरिए आपको प्रभावित करती है। अब तक भारत चीन के 224 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। भारत के चीन के सामान के खिलाफ इस कदम का मतलब समझना जरूरी है। क्या ये भारत के आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में उठाया गया कदम है? क्या डिजिटल दुनिया में भारत की शक्ति का एहसास कराने का समय अब आ चुका है? क्या भारत के पास दुनिया की डिजिटल राजधानी बनने का सही समय है? हमें कुछ बातों पर आज ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया में संख्या के लिहाज से सफल इंजीनियर भारतीय हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत सिर्फ अपने इंजीनियर्स के दम पर दुनिया की डिजिटल राजधानी बन सकता है? क्या आईटी इंजीनियर्स के दम पर हम ये सब कर सकते हैं? भारत में कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद और पुणे के दफ्तरों में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के छोटे छोटे काम होते थे। उस वक्त शायद इन कंपनियों को उतना भरोसा नहीं दिखता था। अब आप देखिए जिस तरह भारतीय कंपनियां आई हैं वो आपको समझ में आएगा कि भारत आईटी के क्षेत्र में भी एक सुपर पावर बन सकता है। तो कहने का आपसे मतलब यह है कि भारत अब अगर चाहे तो आईटी के क्षेत्र में इन ऐप्स के जरिए, इन ऑनलाइन गेम्स के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर को बहुत कई गुना तक बढ़ा सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.